तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आमिर हुसैन वानी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम अपना चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे 3 लेक्चर्स अब तक हो चुके हैं। किसके बारे में? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो पिछला लेक्चर था वो कब खत्म हुआ था, किस पॉइंट पे खत्म हुआ था? वो था लॉस। ठीक है, लॉस क्या होता है? जो प्रॉफिट का नेगेटिव टर्म आती है उसको हम लॉस बोलते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अपनी पहली टर्म क्या है जो हमारी, मेरे को अच्छे से याद नहीं है कितनी टर्म है, मेरे ख्याल से 17th टर्म है। तो 17th टर्म हमारा क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, कुछ सुना सुना सा लगता है डिस्काउंट। आपने भी कई बार देखा होगा, सुना होगा डिस्काउंट डिस्काउंट, लेकिन एक्चुअली डिस्काउंट होता क्या है? आपको बताया, जब भी कोई कोई कस्टमर किसी शॉपकीपर के पास जाता है तो उससे कुछ सामान खरीदने की जब बात उससे होती है, तो वह जब उसको बोलता है कि हाँ मुझे सामान लेना है, तो जब वो अपनी रेट बोलता है तो वो कस्टमर क्या बोलता है? अरे बहुत ज्यादा दाम है इसका, थोड़ा कम कर दो। जो एक कम करने की बात करता है वो, उसी को हम अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। जरा एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेंगे ये डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अच्छा ये क्या मैंने बना लिया, ये एक डब्बा है, इसका यहाँ से डोर है। ठीक है, और यह क्या है? ये मेरा शोरूम है। ठीक है, ये मेरा शोरूम है। ठीक है, और ये जो मेरा शोरूम है इसमें क्या, मैं क्या किसकी डील्स करता हूँ? मतलब ये रहे टी शर्ट। ठीक है, क्या मैंने टी शर्ट, जो इस टी शर्ट का प्राइस है वो कितना है? 2000 है। ठीक है, ₹2000। ठीक है, और आप मेरे शॉप पे जब आए तो आपने बोला कि हाँ भाई मुझे टी शर्ट खरीदनी है। तो मैं, जब आपने बोला कि इसका दाम बताओ, उसका प्राइस बोलो, तो मैंने आपको बोला इसका प्राइस है 2000। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं MRP। ठीक है, क्या बोलते हैं? MRP। MRP का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो जब आपने बोला कि हाँ ये टी शर्ट तो बहुत अच्छी है लेकिन आप उसका दाम बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो मैंने, आपने क्या बोला? आपने बोला कि मैं 100 रुपया दूंगा। ठीक है, क्या दूंगा? 100 रुपया। क्या उससे बात बनने वाली है? मैं तो आपको मांग रहा हूं कितना? 2000, और आप मुझे कितना दे रहे हो? 100। ठीक है, तो जब आप आगे आगे बात हुई तो आप भी कुछ ऊपर चढ़ गए और मैं भी कुछ नीचे आ गया। तो आखिर पे जब मैंने आपको बोला तो आपने बोला मैं 1200 उस शर्ट को दूंगा, तो मैंने भी बोला कि हाँ मुझे 1200 पे खरीदनी है। तो जब आपने बात की 1200 की, ठीक है, ये 1200 क्या होता है? इसको हम बोलते हैं नेट सेल प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेट सेल प्राइस। और इस दाम को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम से भी जानते हैं, क्या होता है? ग्रॉस सेल प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रॉस सेल प्राइस। तो जो मैंने आपको बोला था कि आप मुझे इस टी शर्ट का 2000 दो, और आपने आखिर में कितने में खरीद लिया है? 1200 में। तो जो इसका मैंने आपको छूट दिया है, कितना दिया है? फिर 800 का। इसी 800 को हम बिजनेस में क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? ये ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आप कोई सामान खरीद रहे हो, या तो ये किस पे दिया जाता है? इस प्राइस पे, या तो आप क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हो। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा, मैंने, जब आप मेरे शॉप पे आए तो आपने बोला कि मुझे एक मार्कर चाहिए। ठीक है, तो मैंने जब आपका मार्कर का प्राइस बोला तो मैंने बोला पर मार्कर 10 रुपए में है। ठीक है, ₹10। तो आपने बोला कि मैं 5 मार्कर लूंगा और आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्काउंट दिया, मैंने बोला चलो ले लो 5 मार्कर। तो प्राइस कितना हुआ था? 50। लेकिन मैं ये आपको कितने में दे रहा हूँ? 45 में। ठीक है, तो जो मैंने 5 रुपए आपको छूट दिया है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट या तो आप क्वांटिटी में ले रहे हो, या ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो,
या तो आप मुझसे सामान ले रहे हो या मेरा डेली कस्टमर हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक और चीज आता है, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। जब आपने मेरे से एक शर्ट खरीद ली तो आपने बोला मैं आपको ये पैसे 3 मंथ्स के बाद पे कर लूंगा, ठीक है। कितने महीने के बाद आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, 3 महीने के बाद, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ हमारा, मेरे और आपके बीच। लेकिन जब कुछ दिन हो गए, मतलब 10 दिन या 15 दिन हो गए, तो मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट आ गई, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि अगर आप मुझे नेक्स्ट 7 डेज में, नेक्स्ट 3 डेज 7 डेज कुछ भी हो सकता है, हम अब लेंगे नेक्स्ट 7 डेज में, अगर आप मुझे पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको और डिस्काउंट दूंगा, 100 रुपए का आपका छूट दूंगा। तो जो ये मैंने आपको छूट दे और 100 रुपए का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब हम इस डिस्काउंट को डेफिनेशन लिखेंगे कि एक्चुअली डिस्काउंट होता क्या है। तो मेरे साथ लिखिए, व्हेन customers when customers are allowed some concession, सम कंसेशन, या तो आप उसको बोल सकते हो रिबेट भी, छूट, ठीक है। इन द प्राइसेस ऑफ, इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर सर्विसेज or from payable, or from payable amount, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपने कॉमर्स अकाउंटिंग के भाषा में हम उसी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड सम कंसेशन ऑब्लिक रिबेट इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर सर्विसेज और फ्रॉम पेबल अमाउंट। तो उसी के हम दो टाइप्स निकलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला जो हमारा टाइप है वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट तो मैंने आपको पहले ही बोला, ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो मेरे साथ लिखिए, इट इज द कंसेशन, कंसेशन, यहां पर रिबेट बोलो, कौन देता है, अलाउड बाय द सेलर, अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे दिया होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ईदर क्वांटिटी, on the basis of either quantity or value of sale, or value of sale, ठीक है। Sales are recorded, sales are recorded
ऑन द नेट सेल वैल्यू। ठीक है, क्या बोलता है? इट इज द कंसेशन CONCESSION कंसेशन ओब्लिक रिबेट REBATE रिबेट अलाउड बाय द सेलर। जो कौन करता है कंसेशन, कौन अलाउ करता है? सेलर। किसके बेसिस पर? या तो क्वांटिटी के बेसिस पर या तो वैल्यू ऑफ सेल्स के बेसिस पर। जनरली बोलता है कि सेल्स आर रिकॉर्डेड ऑन द नेट सेल वैल्यू। हम जब भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो किस प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है? नेट सेल वैल्यू के अमाउंट पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बट नॉट shown in books of accounts at all। ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। ट्रेड डिस्काउंट तो हम कस्टमर्स को देते हैं, लेकिन ये जो हम डिस्काउंट देते हैं उसको हम कभी भी अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो दूसरा क्या है? कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? ठीक है, इट इज द कंसेशन it is the concession CONCESSION oblique rebate बोलो allowed to customers। किनको अलाउ किया जाता है? allowed to customers allowed to customers for making timely payment or for early payment। ठीक है, early payment। ठीक है, तो जरा इसको अपनी कॉपी पे लिखो और उसके बाद में निकालूंगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इट इज कंसेशन रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ ईदर क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ सेल। सेल्स आर रिकॉर्डेड ऑन द नेट सेल वैल्यू। सेल्स किस पे रिकॉर्ड की जाती है? नेट सेल वैल्यू पे। जो मैंने पहले आपको बोला कि जो हमारा टी शर्ट का प्राइस फिक्स हुआ है, कितने पे हुआ है? 1200 पे फिक्स हुआ है। तो इसी 1200 की रिकॉर्डिंग अपने बुक्स में की जाती है। ठीक है, MRP पे कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, ना तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शोन बुक्स में करते हैं। ठीक है, और कैश डिस्काउंट इट इज अ कंसेशन रिबेट अलाउड टू कस्टमर्स। ये वो कंसेशन, ये वो छूट होता है जो हम कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को अलाउ करते हैं, अपने कस्टमर्स को देते हैं। किस लिए? फॉर मेकिंग टाइमली पेमेंट। मतलब वो हमारे साथ अच्छा लेन देन करते हैं, टाइमली पेमेंट करते हैं। जब उसको उसकी अमाउंट ड्यू होती है तो वो हमारे पेमेंट कर देते हैं, या तो अर्ली पेमेंट, या हम उससे जल्दी पैसे देते हैं। मतलब उसको 3 महीने के बाद पैसे देने थे, लेकिन हम उसको 2 महीने के अंदर अंदर ही पैसे लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? अर्ली पेमेंट। ठीक है, लिख लिया? चलो ठीक है, अब मैं उसको मिटाता हूं। उसके बाद जो हमारे एक और टर्म आ रही है वो क्या है? वो है बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स। तो 18th टर्म में मेरे ख्याल से बैड
डेट्स, ठीक है। ये बैड डेट्स होता क्या एक्चुअली, ठीक है, तो उसको भी हम एक डायग्राम के मदद से, एक एग्जांपल के मदद से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको याद है, सेल्स हम दो तरीके से करते हैं, ठीक है। या तो हम कैश में सेल्स करते हैं, या तो हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, मैंने जब सेल्स किए हैं, मैंने 5 लोगों को सेल्स किए हैं। ए को किया है, बी को किया है, सी को किया है, डी को किया है और ई को किया है, ठीक है। तो इसके पास हमें लेना था 1000 और इसके पास हमें लेना था 1500 और इसके 500 और इससे हमें लेने थे 1200 और इससे हमें लेने थे 3000, ठीक है। तो आज क्या हुआ, जब उनकी पेमेंट का वक्त आ गया, मतलब हम उनसे पैसे लेने थे, तो ए ने पेमेंट की, बी ने भी की और सी ने भी की, डी ने भी की, लेकिन जो ई था, जो हमारा ई था, उसने पैसे देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, या तो वो इंस्टॉलमेंट बन गया, या तो वो इंस्टॉलमेंट बन गया, या उसकी डेथ हो गई, क्या, या उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो यो जो हमने पैसे नहीं लिए, ई से रिकवर नहीं किए हैं, तो इसी को हम अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, समझ आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, ठीक है। अब हम लिख लेंगे एग्जाम नोट की, तो चलो हम इसको मिटाते हैं। इंस्टॉलमेंट क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इट इज द अमाउंट, it is the amount which become irrecoverable, irrecoverable, ठीक है। IRRECOVERABLE, irrecoverable, ठीक है। फ्रॉम डेटर्स, किन से, डेटर्स से, फ्रॉम डेटर्स, मतलब जो भी हमारे डेटर्स थे, उसमें कुछ पैसे जो थे वो अब इरेकवरेबल हुए, मतलब वो हमें अब नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। ड्यू टू सम रीजंस, कुछ वजूहत पे हमें ये पैसे अब नहीं मिलने वाले हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के भाषा में, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये बिजनेस को क्या होता है, इट इज द लॉस फॉर द बिजनेस, ये क्या होता है, बिजनेस के लिए नुकसान होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक और टर्म हमारे पास आ रही है, वो क्या है, 19, ठीक है। 19th टर्म जो है वो है, जो मैंने आपको पहले बोला था, इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। ये इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है, ठीक है, ये वो पर्सन होता है जिसकी लायबिलिटी, जिसके कर्जे ज्यादा होते हैं, किसके, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा उसके कर्जे होते हैं, ठीक है। मतलब जो उसके एसेट्स होते हैं, जो उसके एसेट्स होते हैं वो लेस होते हैं, और जो उसकी लायबिलिटी, कर्जे होते हैं, वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसी पर्सन को हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के भाषा में, इंसॉल्वेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, इंसॉल्वेंट पर्सन, मतलब जो अपने कर्जे
कर्जों की अदायगी नहीं कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, इट इज अ पर्सन, इट इज अ पर्सन, इट इज अ पर्सन who is not, who is not in a position, POSITR, in position to, to pay off his debts, debts या obligations बोलो, दोनों सेम। ठीक है, या तो आप डेट्स बोलो या तो आप ओब्लिगेशन बोलो, दोनों एक हैं। जो मतलब उसके कर्जे थे या जिम्मेदारियाँ थे वो उनको भरपूर उनकी अदायगी नहीं कर सकता है, तो उसको हम अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, तो इससे एक और टर्म हमारे पास आ रही है, वो क्या है, उसी का अपोजिट आ रहा है, सॉल्वेंट पर्सन, सॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, ये कौन होता है, मतलब इसका अपोजिट, ये इंसॉल्वेंट जो पर्सन होता है ये अपनी ओब्लिगेशन मतलब अपनी डेटर्स मतलब अपने जो उसके कर्जे होते हैं उनको वो अदायगी में नहीं कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट पर्सन कौन होता है, इट इज अ पर्सन हु इज इन अ पोजिशन टू pay off his debts when they fall become due, जब वो ड्यू होते हैं मतलब जब उनके उसको उन डेट्स की अदायगी करनी होती है तो वो मतलब उन कर्जों को अदा कर सकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आ रही है और वो क्या है, वो है प्रॉपरेटर। ठीक है, 21 है मेरे ख्याल से, प्रॉपरेटर। प्रॉपरेटर, ठीक है, प्रॉपरेटर कौन होता है, प्रॉपरेटर जो बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रॉपरेटर, मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपरेटर। ठीक है, द पर्सन हु commences, COMMENCES या स्टार्ट लिखो, हु commences oblique स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, who commences oblique start business and bears risk associated with the बिजनेस। ठीक है, मतलब ये वो पर्सन होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है और जो उसके साथ साथ बिजनेस तो हमेशा रिस्क में चलता है और जो उसके बिजनेस के साथ रिस्क होते हैं वो भी एक बियर मतलब बर्दाश्त करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपरेटर। इन अदर वर्ड्स in other words it is also called owner of the business। ठीक है, जो मालिक बिजनेस का होता है उसी को हम अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोलते हैं, प्रॉपरेटर। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लो।
ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास एक और टर्म आ रही है, वो क्या है, एंटिटी। ठीक है, 22 है मेरे ख्याल से, एंटिटी, ANTITY। एंटिटी क्या होती है? ठीक है, जो भी हमारा बिजनेस है, मतलब अकाउंटिंग है, ये हमें क्या बताती है कि, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम सोच लें, उसको समझ लेंगे। एक कंपनी जो आपको भी याद होगी, रिलायंस की एग्जाम्पल लेंगे। रिलायंस का ओनर कौन है? मतलब अंबानी। ठीक है, अंबानी। ठीक है, और ये एंटिटी, हमारा बिजनेस, जो हमारा इस अकाउंटिंग का लॉ कह रहा है, वो क्या कहता है, जो ये रिलायंस है, जो ये रिलायंस कंपनी है, ये अलग होती है। ठीक है, और जो अंबानी है, मतलब उसका ओनर है, ये अलग है, मतलब सेपरेट, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, रिलायंस की एक अपनी पहचान है, मतलब अपनी एक एग्जिस्टेंस है, और अंबानी की एक अलग एग्जिस्टेंस है, मतलब अपनी अलग पहचान है। ठीक है, ये हमें क्या बोलती है, ये हमें एंटिटी बोलती है। ठीक है, इट मीन्स, हम पहले उसको मिटाते हैं। एंटिटी क्या है, एंटिटी। ठीक है, इट मीन्स एन इकोनॉमिक, इट मीन्स एन इकोनॉमिक unit, an economic unit which performs economic activities। ठीक है, ACTIVITIES, एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्या बोलता है, इट मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, ये एक इकोनॉमिक यूनिट होता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन यूनिट होता है। अगर हम कुछ भी यूनिट होता है, मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। ठीक है, जो अपने बलबूते पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, मतलब कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, और ये कितने तरीके में हो सकते हैं, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है, मतलब सिंगल ओनर होता है, प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है, या तो ये पार्टनरशिप में हो सकता है, या तो ये कंपनी के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर मीन्स सिंगल, जिसका एक ही ओनर होता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं अकाउंटिंग के भाषा में। और पार्टनरशिप क्या होते हैं, जिसके मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 होता है। ठीक है, और कंपनी जो होती है, कंपनी के 2 फार्मर्स होते हैं, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, दूसरी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड, और जिसमें प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200। ठीक है, और जो पब्लिक लिमिटेड होती है, इसमें मिनिमम 7 होने चाहिए, और मैक्सिमम होता है इसमें नो लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं, उनका लिमिट कंपनीज एक्ट में कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा 23rd पार्ट आता है, जरा हम उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, वो क्या है। ठीक है, तो जो हमारे पास 23rd टर्म है, वो क्या है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, DEP
RECIATION, डेप्रिसिएशन क्या होती है, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल के बेसिस पर समझ लेते हैं, ठीक है। जरा बताओ मैंने यहाँ पर क्या बना लिया है। ये एक गाड़ी है, क्या है, गाड़ी है। मतलब आप अपनी एग्जांपल लो, 2010 में उसको आपने परचेज किया था कितने में, 5 लाख में, ठीक है। कितने में परचेज किया था, 5 लाख में। और आज क्या चल रहा है, 2020, ठीक है। तो जब आपने इसको 2010 में खरीदा था, आपने क्या किया, उसको यूज किया, ठीक है। इसको चलाया, इसमें पेट्रोल डाला और इसको चला दिया। चलाते तो उसको अपने खर्चे से, मतलब गाड़ी हमेशा पेट्रोल या डीजल पे ही चलती है, ठीक है। तो अपने पैसे से आप इसको पेट्रोल भरते हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जब अगर आप 2020 में उसको सेल करना चाहते हो, मतलब सेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो क्या आपको 5 लाख मिल पाएंगे? जरा बताओ आप मुझे, क्या आपको 5 लाख मिल पाएंगे? सीधी सी बात है, नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको यूज किया है, कितने साल, 10 साल आपने उसको यूज किया है। यूज करने को हम अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलते हैं, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर क्या बोलते हैं, वियर एंड टियर, ठीक है। आपने तो उसको चलाया, लेकिन अपने पैसों से, पेट्रोल भी इसमें डाला था, लेकिन जब आप उसको 2020 में आप सेल कर रहे हो, तो आपको खाली 1 लाख ही मिलता है। जो उसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है, कितना, 4 लाख जो उसका डिक्रीज हुआ है, उसी को हम अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, क्या बोलते हैं, ठीक है। ये तो एक यूज करने से भी होती है, और दूसरा होता है एफ्लूजन ऑफ टाइम, मतलब टाइम गुजरने के साथ साथ जो कुछ हमारे पास एसेट्स होते हैं, चाहे आप उनको यूज करो या ना करो, लेकिन उनका जो वैल्यू होता है वो कम होता है, ठीक है। आप एक एग्जांपल लो, मतलब आपने उसको 2010 में जब खरीदा था, आपने उसको यूज भी नहीं किया, ठीक है। मतलब यूज भी नहीं किया, जब कंपनी से लाया तो आपने सीधे अपने घर में उसको रख दिया, आपने कभी उसको चलाया भी नहीं। लेकिन कम गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि जिसमें लिखा था जो भी 2011 से पहले गाड़ियां निकल चुकी हैं, उनको अब मार्केट में चलने की इजाजत नहीं है। मतलब उनको अब मार्केट में चलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। क्या आप मुझे बोल सकते हो कि जो आपने ये कार खरीद ली थी 2010 में, क्या अगर आप उसको आज बेचना चाहते हो, क्या वो बिक सकती है? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ड्यू टू एल्यूजन ऑफ टाइम, मतलब पैसेज ऑफ टाइम, मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ एसेट्स का कुछ लॉस होता है, तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में, डेप्रिसिएशन, क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। एक्चुअली ये हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हर साल जो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, उनको हम हर साल कुछ ना कुछ लेस करके अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, एज एन एक्सपेंस हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो उस इसी ऐसे ही उस इन एसेट्स का एज डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट अपने बुक्स में कर लेते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, डेप्रिसिएशन एक्चुअली होता क्या है। या तो आप यूज करो किसी एसेट को और उसका वैल्यू उस यूज करने से कम होता है, तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। या कुछ पैसेज ऑफ टाइम, मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे एसेट का, मतलब हमारे कोई भी चीज का वैल्यू कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। और उसी की एक अपोजिट टर्म है अमोर्टाइजेशन। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने क्या बोला, डेप्रिसिएशन होती क्या है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज ए फॉल इन वैल्यू ऑफ लेकिन याद रहे डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को ही होती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को ही होती है, ठीक है। इट इज अ फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू, यहाँ किस वजह से होता है, ड्यू टू वियर एंड टियर और एफ्यूजन ऑफ EFFLUXION एफ्यूजन ऑफ टाइम, मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ, या पैसेज ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन समझ में आ गया, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो आज हम अभी खत्म करते हैं, मतलब एंड करते हैं। लेकिन उससे पहले, एंड करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं, मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चन देना चाहता हूं, जिसपे हम ये देख सकते हैं कैपिटल क्या होती है, मतलब एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कौन होते हैं, करंट एसेट्स, परचेजेस हम किसको बोलते हैं, सेल्स हम क्या करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है राम commenced बिजनेस, राम commenced बिजनेस, यहाँ स्टार्ट बोलो, दोनों एक ही है, ठीक है। राम commenced बिजनेस विथ रुपीज 20 लाख, ठीक है। क्या बोलता है, राम ने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, अपना बिजनेस शुरू किया है, कितने पैसों से, 20 लाख से, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, he purchased goods worth रुपीज, जिनका दाम वर्थ रुपीज 8 लाख था, ठीक है, 8 लाख, ठीक। ऑन कैश, ठीक है, ऑन कैश एंड रुपीज 3 लाख ऑन क्रेडिट, ठीक है, ऑन क्रेडिट। he sold goods for rupees 18 lakh on cash and rupees 7 lakh on credit, ठीक है, on credit। he also purchased a machine for rupees 3 lakh, okay, on cash and building for rupees 2 lakh, ठीक है। during the year मतलब इस साल के दौरान,
During the year, Ram again invested rupees 5 lakh into the business. ठीक है. He also withdrew rupees 5,000 per month from the business. Per month, PM from his business, for his personal use. ठीक है. For his personal use. You are required to calculate. अब हमें क्या निकालना है? You are required to calculate कैपिटल ऑफ द फर्म. अब मैं ऐसे ही बोलूंगा. कैपिटल ऑफ द फर्म एक क्वेश्चन है और दूसरा है टोटल परचेज ऑफ गुड्स. दूसरा क्या है? टोटल परचेज ऑफ गुड्स. पहला है कैपिटल ऑफ द फर्म, दूसरा है परचेज ऑफ गुड्स और तीसरा है टोटल सेल्स ऑफ गुड्स. और तीसरा क्वेश्चन हमारा है जो वो क्या है? सेल ऑफ गुड्स. और चौथा जो हमारा है वो है टोटल फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड. मतलब एंड के जो हमारा जब हम अकाउंट करंट ईयर क्लोज करते हैं तो उस समय हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स है उनकी वैल्यू क्या है. और लास्ट में है ड्राइंग्स. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा. तो मैं आपको नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप पे भेज सकते हो. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय. और खुश रहो और मेरा वीडियो एंजॉय करते रहो. ओके बाय.